कि ये काला दिवस है जो भारत सरकार ने 5 अगस्त का फैसला किया, वो गैर आईनी, गैर जमहूरी, कि किसी भी स्टेट को अगर आपको नाम बदलना हो, बाइफरकेट करना हो, यूटी बनाना हो, तो वहां की असेंबली से पूछिए। जैसे तेलंगाना में हुआ, जैसे झारखंड में हुआ, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया। हमारे लिए 35A जो था आइडेंटिटी का मसला था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी भावनाओं को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि अगर हम जम्मू और कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो यकीनन जो ही जम्मू और कश्मीर की बात करते हो, तारीख और दुनिया की सबसे बड़ी तारीख का वो मामला सामने आता है, वो मसला सामने आता है जिस पर हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार सच क्या है। ये सच जानने के लिए जहां एक तरफ से मुल्क हिंदुस्तान के कई सारे लोग भी दिलचस्प हैं, वहीं से दूसरी जानिब पूरी दुनिया में सियासी नाक़दीनों के साथ साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी कोशिश करते हैं कि आखिरकार अवाम की जो आवाज़ है या अवाम के हवाले से जो भी आज तक फैसले लिए गए हैं, क्या वाकई जम्मू और कश्मीर की अवाम को वोट पे लिया गया है। चाहे हम कांग्रेस सरकार की बात करें, मरकज़ में चूंकि अगर हम नेहरू से बात करें और आज मोदी का दौर चल रहा है, तब से लेकर आज तक क्या एक आम इंसान से पूछा गया कि उसके हवाले से जो फैसला लिया जा रहा है वो फैसला उसको मंजूर है या नामंजूर है। सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि हाल ही में 2 साल कबल मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि 370 और 35A की वजह से जम्मू और कश्मीर के हालात काफी परेशान हैं, काफी खराब हैं, और साथ ही साथ उनके हमरा अमित शाह ने भी सपोर्ट किया उनका। अमित शाह का भी यह मानना था कि जम्मू और कश्मीर में 370 के इख्तिताम के बाद जम्मू और कश्मीर के लोग काफी खुश होंगे, खुशहाल होंगे, तरक्की होगी, तामीर तरक्की के हवाले से एक नया दौर दराज शुरू होगा। क्या ये सारा कुछ हुआ है? क्या इस हवाले से पेश रफ्त हुई है? सवाल ये सबसे बड़ा है। और आपको बता दें कि बुझती हुई इस बस्ती में आवारा घूमने वाला एक शख्स जिसका नाम है इरफान हफीज लोन, वो कोशिश करते हैं कि क्या ये उसका आवारापन है, क्या इसके पीछे हकीकत है। आज भी इरफान हफीज लोन को बारामुल्ला की गलियों में कई एक मकामात पर काला झंडा और काली जो अलम है हाथ में उन्होंने लेके रखी थी। इरफान हफीज लोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे तारीख की वो तलख हकीकतें इरफान हफीज लोन से, चाहे हम नेहरू की बात करें या मोदी का दौर इख्तिदार इस वक्त चल रहा है। इरफान हफीज लोन से मजीद जानते हैं जम्मू कश्मीर में आज तक जो कुछ भी हुआ, इन्हीं की जुबानी आज हम सुनते हैं जम्मू कश्मीर के हालात पर जो तलवार इनके मुताबिक चलाई गई है। और इरफान हफीज लोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शाहिद साहब। और जो आपने कहा आवारागर्दगी या हकीकत, जो भी हम बात रखेंगे हर रीज़नेबल आर्गूमेंट होगा और हकीकत पे मबनी होगा। मुझे आज हौसला बड़ा है मेरा। मुझे याद है 5 अगस्त का जब वाक़ा हुआ था तो हमने ये काला झंडा तब भी दिखाया था, और पिछले साल भी हमने काला झंडा दिखाया। और आज बहुत सारे लोग जो कल तक नहीं मानते थे, कहते थे सब जुडिस है। मैं आज देख रहा था कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़, अपनी पार्टी PC, PDP, उनने तो स्टेटमेंट जारी, मतलब मैंने उनके देखा, उनने तो ये कहा आज ये काला दिवस है। और हम जब पहले दिन से 5 अगस्त से लेके अब तक मैंने ये कहा और हमेशा कहूँगा, और एक उसमें रीज़नेबल ग्राउंड्स है हमें ये कहने में कि ये काला दिवस है जो भारत सरकार ने 5 अगस्त का फैसला किया, वो गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर इंसानी उन्होंने कदम उठाया। गैर इंसानी इसलिए भी मैं कहता हूं कि जिस तरीके से कश्मीरियों को बंद रखा गया, और गैर आईनी इसलिए कहता हूं शाहिद साहब कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। गैर आईनी इसलिए है, मानिए 370 अगर होता भी नहीं, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी स्टेट को अगर आपको नाम बदलना हो, बाइफरकेट करना हो, यूटी बनाना हो, तो वहां की असेंबली से पूछिए। जैसे तेलंगाना में हुआ, जैसे झारखंड में हुआ, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया। इसी तरीके से 370 ये मेरे पास है। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, कानूनी बात है। मैं आपके डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। नहीं, लास्ट है। इस पे ये लिखा है कि 370 shall cease to be operative provided that the recommendation of Constituent Assembly of the state, ठीक है, ये 370 ही कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसे खत्म कर सकती है। ये कानूनी बात है ना। तो 57 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हुई, तो ये आज
दिल्ली में खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, खुद जम्मू कश्मीर की असेंबली, खुद जम्मू कश्मीर की सरकार बनी और ये फैसला ले लिया। हम ने उसमें जो पिटिशंस हुई है कोर्ट में, तो कोर्ट ने उन्हें एंटरटेन किया, मेंटेनेबल है वो। तो कोर्ट में जब पिटिशन एंटरटेन हुई, उसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ मांग रहे हैं हिंदुस्तान इस किताब के आईन के दायरे में मांग रहे हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों का ये कहना कि ये गद्दारी है, ये कहना गलत है, एंटी नेशनल है, इसमें जेल में डालेंगे, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। पुरअमन तरीके से, मोतबराना तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर साहब को हम गुजारिश करते हैं कि हमारी भावनाओं को 370 बाकी चीजों के साथ साथ हमारी उसके साथ सेंटिमेंट्स अटैच थे, जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ, आईन के साथ, 370 के साथ, 35A के साथ। हमारे लिए 35A जो था आइडेंटिटी का मसला था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी भावनाओं को सुनिए। हम वो चीज मांग रहे हैं आईन के दायरे में, इसलिए हमें सुनिए। अगर आप हमें नहीं सुनते हैं तो ये देश हित में भी नहीं होगा। लोन साहब, आज मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि आप कानून और आईन के लिहाज से जानकार हैं। आपसे मैं क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा सा इस तारीख या तवारीख को पीछे लेके चलते हैं। तो आपको लगता है कि जैसा आप कहते हैं कि जिनको कानून का महाफिज बनना था उन्होंने कानून पे डाका डाला, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल ये आपका कहना था, क्योंकि पार्लियामेंट कानून की महाफिज होती है, कानून बनाने वाले होते हैं। आपके मुताबिक उन्होंने कानून पे डाका डाला है। तो ये मुझे बता दीजिए, नेहरू के दौर से लेकर आज मोदी का दौर चल रहा है, तो ये हमें बता दीजिए कि क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर, आप यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है? देखिए शाहिद साहब, मैं समझ गया आपकी बात। मैं सबसे पहले आपको यह कहना चाहूंगा, नंबर्स ही मैटर नहीं करते। लोकतंत्र माना, जो वहां पर सत्ता में पार्टी है उनके पास नंबर्स है, लेकिन कहीं दफा आपने देखा है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। तो इसी तरीके से हमने भी सुप्रीम कोर्ट पे पिटिशंस की है, और उसके साथ साथ हमारा यह मानना है कि अवामी सतह पे भी हम बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों का यह कहना कि अगर मैटर सब जुडिस है तो चुप्पी बनाई। मैं उनको कहना चाहूंगा, जब राम मंदिर था कोर्ट में, आप तो बात काट रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू का माने नहीं, मीनिंगफुल नहीं होता, ये बोल जाएगा ना। सुनिए मेरी बात सुनिए इरफान हफीज लोन साहब, गुस्सा ना करें आप, क्योंकि जिम्मेदारी आप जैसे पॉलिटिशियंस पे भी बनती है। इरफान हफीज लोन साहब, देखिए क्यों आपको थोड़ा सा गुस्सा इस सवाल पे आ जाएगा। जिन लोगों को महाफिज बनना था अवामी हुकूक के हवाले से, तो वो कहां है? मुझे बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां है? पीडीपी नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए इरफान हफीज लोन साहब, आपको जवाब देना है। जो लोग कल तक ऑटोनॉमी मांगते थे, सेल्फ रूल मांगते थे, उन्होंने इसकी पासदारी क्यों नहीं की? आप सीधे बता दीजिए, वो फेल हो गए। बहुत बड़ी बात आपने कही, अच्छी बात कही। मैं तो, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि क्या हुआ नेहरू साहब के जमाने से, उस पे भी मैं वही कह रहा था। मैंने उससे पहले सब जुडिस की बात कही थी। मैंने कहा राम मंदिर का, मस्जिद का मसला जो था, बाबरी मस्जिद का, लेकिन तब भी अडवाणी जी रथ यात्रा करते थे। अभी सीए में, शाहीन बाग में लोगों ने ये किया, और कोर्ट ने कहा कि भाई बात करिए, तब भी मैटर सब जुडिस। लोगों का ये कहना कि सब जुडिस है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को आप देखिए। आप सुनिए, जिसके बहुत सारे लोग कह रहे हैं, किसने बोला? बहुत सारे ये बता दीजिए ना। बीजेपी के लोग बोलते हैं, वो उनके जो प्रवक्ता होते हैं वो बोलते हैं, यहां से कुछ पॉलिटिशियन ने बोला, वो दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं। अब आपने जहां तक बात कही कि नेहरू साहब के जमाने की, नेहरू साहब के जमाने से ये चीज हुआ कि 53 में प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया। बिल्कुल, हाँ। करण सिंह साहब खुद कहते हैं कि मैं कहीं किताबें लिख सकता हूं कि जो दिल्ली ने ब्लंडर्स किए, कहां पे? कश्मीर में। 1953 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया। 65 को हमारा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, हमारा सदर रियासत खत्म किया। भले ही यहाँ की असेंबली को लिया, उनसे करवाया, लेकिन करवाते थे दिल्ली वाले, ठीक है। और उसके बाद आपने देखे होंगे कितने एरोजन्स हो गए, और फिर वो हमें कहते हैं कि भाई कश्मीरी लोगों ने भारत सरकार के खिलाफ झगड़ा क्यों शुरू किया। हम उनको कहते हैं आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कहीं एक तरफा नहीं, आपकी भी बहुत सारी गलतियां, आपने भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं। तो इसलिए मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूं। यहाँ के अवाम जाते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, पीडीपी हो, बाकी चीज हो, लोग उनको जवाबदेह बनाएंगे। इस वक्त की नजाकत यह है कि हम ब्लेम गेम में ना जाए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके वसादत से एक आम शहरी होने के नाते हम उन पॉलिटिकल पार्टीज को पूछना चाहेंगे कि आपका मौक़िफ़ था ऑटोनॉमी, आपका एजेंडा था सेल्फ रूल, अब तो आपको तो ऐसे हालात पे पहुंचा दिया कि आप तो ऑटोनॉमी भी भूल गए, सेल्फ रूल भी भूल गए,
आप किसी और चीज को मांग रहे, वो भी जायज मांगना है, लेकिन आपका ये कहना है कि आप उसमें भी उनको जवाबदेह बनाइए, तो ये अच्छा होगा कि आप उनसे पूछे कि 35A 370 तो आप मांगेंगे, लेकिन जो आपकी पार्टी का कोर एजेंडा था सेल्फ रूल का और ऑटोनॉमी का, उस पे आपका मौकूफ क्या है, ये उनसे आप पूछिए। इरफान हफीज लोन साहब, सवाल फिर भी वही है ना कि जिन लोगों पे भरोसा किया गया था, जी जी, जिन लोगों पे आज तक भरोसा किया गया जी था, जी जी, इरफान हफीज लोन साहब कल संग्रामा से जीत गए, अभी आपको 6 माह भी नहीं हुए। जी जी, जिन जिन लोगों पे आज तक 70 साल लोगों ने भरोसा किया था, कस्टोडियन बना दिया था लोगों के हुकूक का, तो आपको लग रहा है कि वो हार गए हैं? देखिए यहाँ हम लोग जिम्मेवार हैं, हम आम लोग। नहीं सुनिए बात, अगर किसी ने अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं शाहिद साहब, आपको यकीन मानना, ये अपनी गलतियां भी हमें माननी चाहिए कि हमने लोगों को जब इस्तेसाल जो एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स है, लोग उसे नहीं समझ पाते हैं। कितनी दफा कोई ऐसी चीज आज के डेट में भी बोलते हैं कि जो आपके पास अचीवेबल नहीं है। मैं 370-35A की बात कर रहा हूं, ये तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो हो सकता है कल हमें सुप्रीम कोर्ट दे दे, लेकिन आप कोई ऐसी चीज बोले जो आपको पता होगा नहीं मिलेगी, और लोग उस पे जाके कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करके या जज्बातों में आके, लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या रियलिस्टिक अप्रोच है, क्या हम अचीव कर सकते हैं। इन जो मैंने इससे पहले भी कहा, 30 सालों में हमने कितनी यहाँ कुर्बानियां दी, असमत भी हमारी चली गई, कितना इक्तिसादी तौर भी हमने नुकसान, मैं खुद शिकार हूं, मेरे वालिद साहब शहीद किए गए, हम हर घर में ये मातम है, लेकिन उसके बाद हमें अचीव क्या हुआ? हमारा झंडा, हमारा 370, हमारा 35A, आज आप देखिए कोर्टों में क्या लाइन लगी रहती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में कितने लोग बंद है, PSA यहां पर आ गया, डिस्ट्रिब्यूट एरिया आ गया। इतनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल क्या किया, हमें ये सोचना चाहिए। तो और जो आपने बात कही, लोगों को सोचना चाहिए, जिन लोगों ने उनको धोखा दिया, तब फिर क्यों लोग उनको फिर से एतमाद देते थे, क्यों लोग फिर उनको एतमाद देते थे, क्यों नहीं उनको जवाबदेह बनाते थे? उसके लिए हम बहसत कश्मीरी, हमारी भी बहुत ज्यादा कोताहियां हैं, हमारा भी कसूर है कि लोग कहते हैं कि हमारे लोकल इश्यूज भी होते हैं, डे टू डे कंसर्न्स भी होते हैं। बहरहाल इरफान साहब, वो तो डिबेटेबल है। इरफान साहब, आपको लग रहा है जब हम इन दो पार्टीज, जो खासकर आपने कहा कि जिनने हम पे हमेशा डाका डाला है, आपने नेहरू को भी डाकू समझा है, आप आज की सरकार, मैंने डाकू नहीं बोला, अब एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें। देखिए, उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा है नेहरू जी ने। मैं कांग्रेस से डरता नहीं हूँ। नेहरू जी जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा है, इसलिए उन्हें आप डाकू मत कहिए, वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। देखिए, आप कांग्रेस से ना डरें, कांग्रेस खुद डरी हुई है बीजेपी से, आप ना डरें कांग्रेस से, आप कुछ भी कह सकते हैं इस वक्त कांग्रेस को। ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि डाका डाला गया, अगर मैं ये लैंग्वेज, आप इसको एडमिट करते हैं? जी, एग्री करते हैं जी। क्या डाका डाला गया, चोरी की गई, रॉबरी की गई, मंगल सिंह की तरह हमें डाका डाला गया, क्या कर देंगे? ये जेल में डाल देंगे, जाल दीजिए, मार देंगे, मार दीजिए। ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी, हम तो पुरअमन तरीके से बार बार कहते हैं हम गांधी जी की तरह लड़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मैं तभी सब लोगों, कश्मीरी लोगों से कहता हूं, इस्तिसाली सियासत में मत जाइए। हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ खड़ा हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पुरअमन तरीके से अपनी बात रखेंगे, अगर आप उनको बोलेंगे हम गांधी जी की तरह लड़ रहे हैं, हिकमत अमली हमें जायज है, उसकी इजाजत है, हमें ये हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए कि हम गांधी जी की तरह लड़ेंगे, और हिंदुस्तान 125 करोड़ लोग में एक बहुत बड़ी तादाद है जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आज के डेट में भी कहता हूं, कश्मीर का मसला अगर हल करना होगा, लड़िए गांधी जी की तरह। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि वो बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। आप लड़िए आज अपने जो 35A 370 गांधी जी के तरीके से, जंतर मंतर जाइए, पार्लियामेंटेरियंस को मिलिए, सिविल सोसाइटी को मिलिए, बहुत हम्बल तरीके से उनको बोलिए, हमारे साथ खड़े हो जाइए। मुझे पूरा यकीन है वो फायदेमंद होगा। ठीक है। इरफान हफीज लोन साहब, जब हम कांग्रेस और बीजेपी को कंपेयर करते हैं इरोजन्स और अटैक्स के हवाले से, जी, क्या इरफान हफीज लोन साहब का स्टैंड जो है वो सॉफ्ट है कांग्रेस की तरफ? नहीं, देखिए आज अंडरस्टैंड, देखिए आज की डेट में, मैं फिर से, मैंने कब कहा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं एक रीजनेबल आर्गुमेंट देता हूं। मैं आपको कहता हूं, ये मैंने बहुत पहले RTI में इल्हा की कॉपी लाई, ये मिलती नहीं थी बहुत पहले, तो तब हमने इसे हासिल किया वहां आर्काइव्स में जाके। ये आप देख सकते हैं, इसमें वो जिक्र है कि भाई जम्मू कश्मीर का जो इलाक है, जिन भी सर्कमस्टेंस, उसके लिए अलग से बात करेंगे। जो ये इलाक है, ये किन चीजों पे होगा? कितने चीजों पे? 3 चीजों पे। तो जब आपने ये इल्हा किया, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई बाकी राज्यों ने भी इल्हा किया, उनको क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस? लेकिन
मैंने देखा ये महाराजा ऑफ मैसूर है, ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पेज, और ये उनकी मोहर महाराजा साहब की मैसूर। इन्होंने पहला इलाहा किया, लेकिन उसके बाद दूसरा किया सप्लीमेंट्री, जिसमें उन्होंने सारे अधिकार किसको दे दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मिनट आप मुझे नहीं रोकेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा 370 है उसमें ये लिखा गया है कि जो इल्हाक में, जो मैंने आपको ये इल्हाक की किताब दिखाई, इसमें जो 3 चीजें लिखे गए हैं, इसका जिक्र किसमें हुआ है? जी 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 जी। इसका जिक्र इसमें हुआ है कि ये जो है ये जो 3 चीजें हैं, खाली भारत सरकार का सिर्फ उन्हीं 3 चीजों तक अधिकार होगा। डिफेंस एंड ऑल। डिफेंस एंड ऑल। जी 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 मैं पढ़ता हूं। सच ऑफ द अदर प्रोविजंस, ये फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिंग, ये इसमें लिखा है आर्टिकल करेंसी, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कहते हैं कि 3 चीजों, ये आप 370 को पढ़िए, इसमें बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। लेकिन मेरा सवाल कुछ डिफरेंट था। मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी का जब हम कंपैरिजन करते हैं, जी जी, इरोजन्स और अटैक्स के हवाले से, क्या इस वक्त आप कांग्रेस को कहते हैं कि आप सफेद कपड़े पहनिए, आपके गुनाह नहीं है? नहीं, आप ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस बीजेपी इनकी बात नहीं है। नहीं, सरकार तो इन्हीं की है। हम सरकार तो यही चलाते हैं। मैंने तो इससे पहले, सरकार तो यही चलाते हैं। मैंने इससे पहले आपको कहा, करण सिंह साहब कहते हैं कि दिल्ली ने बहुत गलतियां की, और उन गलतियों में उन्होंने कहा वो कई पुस्तकें लिख सकते हैं, उसमें तो कांग्रेस भी है, उसमें तो बाकी सरकारें भी है, उसमें तो बीजेपी भी है। ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये बात हमारे करण सिंह साहब तो उस कांग्रेस का हिस्सा थे ना। अरे वो कांग्रेस का वो अलग बात है। लेकिन इरफान हफीज लोन साहब, वी नीड नॉट टू बी हिपोक्रेटिक। गुलाम नबी आजाद साहब, अगर आप आज कुछ कह रहे हैं, कल वो गुलाम नबी आजाद साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे। कल तो वो कैबिनेट मिनिस्टर जब इरोजन्स और अटैक्स हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उनको आप लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको पहले कहा कि ये इल्हाक हुआ, इल्हाक के बाद ये आप पढ़िए, टाइम कम है वरना मैं रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ता, जिसमें आर्टिकल 370 कहता है कि इंस्ट्रूमेंट में जो 3 चीजें थी वही एरोजन्स हो गई ना, उन्हीं 3 चीजों पे भारत सरकार का जुरिडिक्शन था। तो उन्होंने एरोजन किया, उसमें तो कांग्रेस पार्टी भी है। तो आप मानते हैं कांग्रेस की भी 90%? आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मैं तो कहता हूं दिल्ली में जो भी सरकार थी उनकी गलतियां थी। मैं कांग्रेस के पीछे इसलिए पड़ा हूं कि इरफान हफीज लोन साहब जैसे लोग, शायद मुझे ये दिख रहा है कि आपका स्टैंड जो है सॉफ्ट है कांग्रेस की तरफ, और बीजेपी पे आप ज्यादा अटैक कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की ने जो किया है 370 और 35A के हवाले से, उससे पहले कांग्रेस ने उससे ज्यादा किया है। ये कांग्रेस पार्टी ने ही तब उनके साथ ये हुआ था, और मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के ही प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि शॉर्ट ऑफ आजादी स्काई विल बी द लिमिट। आपको मालूम है ये? बिल्कुल, शॉर्ट ऑफ आजादी स्काई विल बी द लिमिट। ठीक है, ये वाजपेयी जी थे जिन्होंने कहा इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में हम मसले कश्मीर को हल करेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए जो अच्छी चीजें हैं प्राइम मिनिस्टर ने कही, अभी भी हमारा सबका सम्मान है वाजपेयी के प्रति, इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत की बात की। बहरहाल वो जुमले थे इरफान साहब, वो अलग माने रखती है शाहिद साहब, वो हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, कश्मीर के जुमले नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पहल की, उन्होंने कहा पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं। वाजपेयी जी एक स्टेटसमैन थे, ऐसा मत कहिए आप। वो जुमले थे, वो जुमले नहीं थे। वाजपेयी जी ने अमली तौर बहुत यहाँ पर सुधार लाने की कोशिश की। अच्छा ठीक है इरफान हफीज लोन साहब, वापस आते हैं आप लोकल पॉलिटिक्स की तरफ। तो इलेक्शंस का बिगुल जो है, मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस आने वाले हैं जी। तो इरफान हफीज लोन साहब इन इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? और ये बताइए मुझे, लोकल जो जमातें हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, वो कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस के हवाले से कभी कभार सीरियस भी दिख रही हैं, कभी कभार नॉन सीरियसनेस भी दिख रही है उनमें। तो आप मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि इस बार भी वही डिवाइड एंड रूल करके एक मतलब फिर मैंडेट को डिवाइड किया जाएगा, लोगों को डिवाइड किया जाएगा? क्या वो कश्मीर के हक में है या आप उससे गलत समझ रहे हैं? किसका? ओवरऑल जो इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से प्रोसेस किया जा रहा है। देखिए, इलेक्शंस जो है बेसिकली यहाँ पर गवर्नेंस के लिए है, तो अच्छी बात है अगर गुड गवर्नेंस आएगी तो। लेकिन अगर आप उसे कश्मीर मसले का मुतबादिल समझते हैं, या जो यहाँ जो डाका पड़ा है फिर इलेक्शन होंगे फिर उसका मुतबादिल होगा, मैं उसे सही नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है कि दिल्ली की दूरी, आज 2 साल
हटने के बाद 370 हटने के बाद उन्होंने कहा है कि दिल की दूरी है अभी, उसका मतलब हुआ जो ये बात कहते थे 370 हट जाएगा कश्मीर में शांति, 370 हट जाएगा कश्मीर में विकास, 370 हट जाएगा कश्मीर सुलझ जाएगा, हर मसला हल हो जाएगा, कश्मीरी पंडित्स वापस आएंगे, कोई खून नहीं बहेगा। क्या कोई ऐसा दिन होता है जहां जब आप देखते हैं कि यहाँ पर खून नहीं बहता है? किसी का भी बहे, इंसान का खून बहता है। तो विकास तो इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने साहब विकास मिला आपको कहीं? कुछ नहीं जो रूटीन में उसे हम कहते हैं ना, वो कार्य सरकार जैसे एज नॉर्मल जो चलता है वैसे चलता है। तो इसलिए आज हम बताना चाहते हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, देश पूरे भारत सरकार के लोगों से हम बहुत हम्बली कहते हैं कि ये हमारा हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम पीसफुली हम्बली आपसे कहते हैं कि जो हमारे साथ जातियां हुई है उनको अंडरस्टैंड करिए, कश्मीर को सुलझाए, इस मसले को हल करिए। और हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त का जो फैसला था गैर जमहूरी और गैर आईनी था। हम चाहते हैं और बोलते हैं कि हम इस संविधान के दायरे में इस मसले का हल चाहते हैं कि हमें वापस दीजिए अपने अधिकार। हमारी डेमोग्राफी का मसला है, हमारे झंडे का मसला है, हमारी आइडेंटिटी, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी, हम देश विरोधी बात नहीं कर रहे हैं, ये संविधान के दायरे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हम जैसे लोगों की सोच को मत हराइए, हमें सुनिए और आवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ करिए। इरफान हफीज लोन साहब, आपका और प्राइम मिनिस्टर जी, ये मैं मुकम्मल कर रहा हूं, हम चाहेंगे कि मोदी साहब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो एक स्टेटसमैन बने, वाजपेयी जी की लेगेसी को आगे बढ़ाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हफीज लोन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन कश्मीर क्राउन। तो बात कर रहे थे इरफान हफीज लोन साहब। इरफान हफीज लोन साहब ने कई एक अहम बातों का आज जिक्र भी किया। इन्होंने ये कहा कि ये कश्मीर में फिर से कश्मीर का झंडा देखना चाहते हैं। ये आईन और कानून के हवाले से जो कुछ भी कश्मीर में आज तक कश्मीरी लोग उस साथ थे, कश्मीरी लोग जो चाह रहे थे, ये कश्मीरी लोग की चाहतों का इज्जत और सम्मान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपील भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 370 और 35A के हवाले से जो जिद्दोजहद या जो स्ट्रगल इनको करनी होगी या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ को करनी होगी, इसके लिए इरफान हफीज़ लोन जैसे लोग जो हैं वो तैयार हैं और सफ़े अव्वल में शामिल होंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो आज 5 अगस्त है, आज ही के दिन 2 साल कबल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक ऐसा फैसला लिया था कि 370 और 35A का खात्मा इसी रोज़ किया गया था। क्या जम्मू कश्मीर में विकास हुआ? क्या जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का दौर चला? ये सवाल आज भी हर गली हर मोहल्ले से जम्मू कश्मीर का एक आम शहरी पूछ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।